कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 4.5% की तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत भी 1% से ज्यादा के साथ हुई है। नेचुरल गैस में लेकिन यहां पर मुनाफा वसूली जारी है और फ्राइडे को 6% की गिरावट के बाद आज की शुरुआत भी हमने डबल डिजिट परसेंटेज डिक्लाइन से आते हुए देखी है। फिर चाहे वो यूएस का नेचुरल गैस हो, यूके या यूरोपियन यूनियन, सभी जगह यहां पर मुनाफा वसूली है। क्या है रीजंस और कैसे करें आप कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर उठापटक जारी है, लेकिन आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक और ट्रांच लॉन्च हो गया है। यहां पर कैसे करें काम, कितने यहां पर मुनाफे हमने आते हुए देखे हैं पिछले लॉन्चेस में, उस पर भी आपको बताएंगे एनालिसिस। हमारे साथ जुड़े हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन से भी करेंगे बात। साथ ही दालों पर क्या लेटेस्ट खबर है, कैसे करें एनालिसिस, उसके लिए जुड़ेंगे हमारे साथ ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल अगले सेगमेंट में। लेकिन शो की शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि एक तो भावों में अच्छी खासी उठापटक है। इस साल में हमने यहां पर 1620 और 2050 तक की एक रेंज यहां पर सोने में बनती हुई देखी है। ऑफ कोर्स लोगों ने खरीदारी भी करी है, इन्वेस्टमेंट बाइंग रही है, शादियों के लिए खरीदारी रही है, और अब बाजार को लगता है क्योंकि हॉलिडे सीजन है, वैलेंटाइंस है, चाइनीज न्यू ईयर है, उसकी भी मांग यहां पर बाजार में आएगी। लेकिन करंट स्तरों पे क्या करना चाहिए, पहले वो राय ले लेते हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप 1790 के लेवल्स और 1800 के ऊपर सोना बहुत देर तक टिका नहीं? जी हाँ, अगर आप देखेंगे ये रिसेंटली एक प्रॉफिट टेकिंग आया है आफ्टर $220 का तकरीबन हमने रैली देखा है इंटरनेशनली गोल्ड में। सो $200 के बाद एक $30-40 का करेक्शन आया है। सो ये एक प्रॉफिट टेकिंग का ही दौर है। ये करेक्शन क्यों आया है? बिकॉज फेडरल रिजर्व ने इंडिकेट किया कि वो पेस ऑफ रेट हाइक शायद थोड़ा कम करे, बट देयर स्टांस विल बी वेरी एग्रेसिव। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है और इन्फ्लेशन नीचे आने वाला है। सो थोड़ा बहुत इसके कारण गोल्ड जो भी प्रॉफिट टेकिंग करता है आता है गोल्ड में, वो रहेगा। पर इंटरेस्टिंगली आगे जाके यूएस और यूरोप की इकोनॉमी में स्लो डाउन, जो लेबर मार्केट वहां पे स्ट्रांग है, वो लेबर मार्केट धीरे धीरे कमजोर जब तक नहीं होगा तब तक फेडरल रिजर्व ये जो अपना एग्रेसिव स्टैंड है वो कंटिन्यू करेंगे। और अगर लेबर मार्केट स्ट्रांग होगा तो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा और इकोनॉमी भी कूल ऑफ होगी। तो ऐसे में गोल्ड और सिल्वर में कोई मंदी नहीं होने वाली है। ये जो भी दौर है करेक्शन का, ये दिसंबर के महीने में आपको जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिलता है, दिस इज अ ग्रेट लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। और गोल्ड और सिल्वर में 2023 का आउटलुक तेजी का रहेगा। आज के इंट्राडे के लिहाज से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। गोल्ड 54,300 54,200 के लेवल्स आपको इवनिंग सेशन तक ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड तेजी का है। शॉर्ट टर्म में ये 8-10 दिन थोड़ा गोल्ड में दबाव बना रहेगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। 2023 सोने चांदी में से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आई एम श्योर मनीषा जी जल्द ही सोने चांदी के 2023 का आउटलुक भी हम व्यूअर्स के लिए लेकर आएंगे और टारगेट्स भी लेंगे कुणाल के आगे। इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2022 में तो पैसा बना नहीं है सोने चांदी में उस टेंडेंसी से। लेकिन जतिन, कुमार जैन के पास जाए उससे पहले क्विकली आपका भी व्यू लेना चाहेंगे। आपको भी लगता है 2023 खरीदारी तेजी का साल रहेगा? लॉन्ग टर्म के लिए दिसंबर में डिप्स पे बाय करके चले, और साथ ही इमीडिएट स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को? दीपाली, इमीडिएट जो रिकमेंडेशन रहेगी 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट के हिसाब से थोड़ा बेरिश है। जिस तरह से फेडरल रिजर्व की जो स्टेटमेंट्स है और जो डिफरेंस अभी भी जो बरकरार है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच में, वो तक करीब 2.5% के आसपास है। इन्फ्लेशन 7% के आसपास है यूएस का और इंटरेस्ट रेट 4.5 के पास है। तो ये डिफरेंस जो है वो नैरो होते जाएगा। तब तक ये जब भी कमेंट्री आती है, स्पीच आती है, तभी इसका नेगेटिव रिएक्शन जो है देखने मिलते रहेगा। थोड़े दिनों की बात है। ये कंसोलिडेशन जो रहेगा वो 1770 1750 तक हो सकता है ऑन द लोअर एंड। 1770 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक एक बार के लिए आ भी जाता है तो वहां पर मुझे लगता है वहां से बाउंस बैक दे देता है। सो नियर टर्म 1-2 दिनों के व्यू पॉइंट के हिसाब से, ट्रेडिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से नेगेटिव रिएक्शन है। लेकिन पोजिशनली और स्विंग ट्रेड के हिसाब से बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 500,000 पॉइंट का डिप आता है तब अच्छा लेवल्स बन जाता है पोजिशनली जिसको बाय करना है उसके लिए। हायर साइड में डेफिनेटली 54,000 550 के ऊपर जो है ये लेवल्स जो है वो नहीं दिख रहे हैं कि एस्केलेट करेंगे। तो उसके ऊपर जो भी हो स्टॉप लॉस अपना बना के रखें। लोअर एंड पे 54,000 54,100 के आसपास के लेवल जो सपोर्टिव है इमीडिएट बेसिस पर। तो ये व्यू पॉइंट मेरा बना हुआ है। जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले हैं इस हफ्ते में यूएस के, तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो देखने मिल सकता है मार्केट का। तो ये 2 दिनों के व्यू पॉइंट के हिसाब से पकड़ के चले और उसके पहले जो अपना पोजीशन जो स्क्वायर अप करें, क्योंकि वहां से
रिएक्शन जो है वो डिफरेंटली चल सकता है गोल्ड का। पोजिशनली यस 2023 में एक अच्छा आउटलुक बनता हुआ देखने मिल रहा है, क्योंकि जो रेंज जो है उसने एक हायर एंड पे पकड़ के रखी है गोल्ड ने। 2000 के आसपास के जो लेवल्स है वहाँ पे रेजिस्टेंस है, 1700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। तो ये आउटलुक जो है वो आगे चलते हुए जो रेंज है वो ऊपर की तरफ और आती जाएगी। 1850 1900 ये जो लेवल्स है वो मुझे लग रहा है फर्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा इन द ईयर 2023। सो आउटलुक जो है बहुत ही बेहतरीन है फॉर द ईयर 2023। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उन्हें अक्यूमुलेट करने की स्ट्रेटेजी जो बरकरार रखनी चाहिए, ये मेरा व्यू पॉइंट है। ऑलराइट, तो 2023 में यहाँ पर तेजी की उम्मीद पूरी है। और वो चार्ट्स एक्चुअली आपकी स्क्रीन पर फिर से लेके आना चाहेंगे, कॉलम्स जहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि सोने ने डॉलर टर्म्स में क्या किया है और रुपी टर्म्स में क्या किया है। ये काफी डिस्टिंक्ट चार्ट्स है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले एक साल में 0.25% जैसी तेजी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, लेकिन ये डॉलर टर्म्स में है। जब हम रुपए में यहाँ पर सोने को देखते हैं तो करीब करीब 13% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और ये काफी एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न हमने इस साल में बनता हुआ देखा। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मूव आया, रुपए में डेप्रिसिएशन आया, तो डॉलर में सोने में इतने रिटर्न्स नहीं देखने को मिले, लेकिन एशियन करेंसीज में और कुछ दूसरी हाई यील्डिंग करेंसीज में हमने सोने में रिटर्न्स काफी अच्छे आते हुए देखे हैं। तो अगर आपने सोना इस साल की शुरुआत में खरीदा था, भारतीय बाजारों में 13% के रिटर्न्स आपने यहां पर आते हुए देखे हैं। कुणाल, क्या यही पैटर्न अगले साल भी देखने को मिल पाएगा? जी, अगले साल पैटर्न ऐसा देखने मिलेगा कि आपको डॉलर टर्म्स में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे एज कंपेयर टू इंडियन रुपी टर्म्स में। सो ये पूरा जो सिनारियो है वो चेंज हो जाएगा। जब जब गोल्ड में लंबी तेजी होती है तब तक आपको, तब जब उसका तेजी के पीछे मेन रीजन होता है डॉलर इंडेक्स का नीचे आना। सो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर या मार्च या अप्रैल के बाद डॉलर इंडेक्स में क्रैक आ सकता है। ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स 114.15 का हाई करके 104.5 के बीच में ट्रेड कर रहा है। सो 2-3 महीने में एकदम नहीं, बट गोइंग फॉरवर्ड डॉलर इंडेक्स में और आपको गिरावट देखने मिलेगी, एंड दैट विल रिमेन द की। जो गोल्ड की ब्यूटी है मनीषा जी, वो यही है कि इवन दो आपको इंटरनेशनली गोल्ड में कोई इजाफा देखने नहीं मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट डोमेस्टिक मार्केट में 10% ऊपर है। सो कोई ना कोई फैक्टर ऐसा आ जाता है, या डोमेस्टिक में कभी ड्यूटी बढ़ जाती है, या डोमेस्टिक में अगर आप देखेंगे सो जैसे करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है। सो कोई ना कोई रीजन से गोल्ड आउट परफॉर्म करता रहा है, और आगे जाके शायद कॉमेक्स की कंपैरिजन में गोल्ड आउट परफॉर्म ना कर पाए, बट गोल्ड में तेजी तो बनी रहेगी। ओके, तो तेजी सोने में बनी रहेगी, यही आउटलुक यहाँ से बना है। डिप्स पे खरीदारी के साथ ही आप चले। लेकिन हम बात सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी कर लेते हैं। तीसरी सीरीज आज से ओपन हो गई है, 23 दिसंबर तक ये खुली रहेगी, और जो इशू प्राइस है वो 5409 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। और आपको पता ही है कि जो मेच्योरिटी पीरियड होता है इसमें वो 8 साल का होता है, और हर साल यानी सालाना 2.5% के आसपास का ब्याज मिलता है। कुमार जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन सर नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो तीसरी सीरीज है, कैसे रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या व्यू है? बिल्कुल, तीसरी सीरीज शुरू हो रही है। उसका पीरियड जो है दिसंबर 13 से 22 तक का पीरियड है, और इसी बीच में थर्ड सीरीज के साथ फोर्थ सीरीज भी इशू की जाएगी। बिल्कुल, सरकार के 2.5% और रेट एप्रिसिएशन की वजह लोगों का इंटरेस्ट बना है। पहले तो आम पब्लिक लेती थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, हम देख रहे हैं कि काफी ज्वेलर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी मैं कहीं बैठा था, बात कर रहा था, तो हमारे परिवार से ही हमारे कजिन है दूर से, तो मैंने उनको पूछा कि भाई उन्होंने और कोई नया शोरूम लिया, तो बोले अभी कैसे करेंगे, तो बोले हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ले चुके हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली लॉकिंग पीरियड इसका 8 साल का है, लेकिन मार्केट में ये रोटेशन में आता है तो उससे उसके ऊपर लोन लेके भी काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके लोगों के दिमाग में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है ही, और आने वाले समय में जिस समय से शुरू हुआ तब से लेके आज तक एक रेट एप्रिसिएशन जो दूसरा फायदा हुआ है, साथ में 2.5%, और एब्सोल्युटली सिक्योर्ड है कि भाई चलो आपको कहीं कैरी करना नहीं, लेना नहीं, जाना नहीं, तो लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ। रेट तो जो इब्जा का रेट जो आता है वही रेट से होगा, और उस रेट से लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा। और जहां तक सवाल है 5400 का, लोग आने वाले समय में 1 जनवरी के बाद सोने को एकदम शूट करता हुआ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजी वापस सोने में आएगी, और हो सकता है कि सोना करीबन ये जो 54-55 से लेके 60 के आसपास जा सकता है। वैसे वॉलेटाइल मार्केट है, ऊपर नीचे चल ही रहा। हम देख रहे हैं कि डॉलर में 2000 के आसपास गया, वापस 1650 के आसपास आया, फिर अभी तेजी आई है, तो ये अप डाउन चलेगा। अब फिलहाल अमेरिकन मार्केट बंद है, इसके लिए थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब जैसे ही दिसंबर पूरा होगा
तो जनवरी के बाद तेजी आई। यहाँ शादियों की भी अब तक वही सीमित है, एक शादियों ने जोरदार बूम किया आपकी बात, और काफी बिजनेस लोगों ने किया, और आने वाले समय में भी इसी तरह कोविड का बिल्कुल जो माहौल था वो एकदम खत्म हो गया है, और लोग अब धूम से शादियां की हर फंक्शन कर रहे हैं, संगीत, मेहंदी, हल्दी, और हर फंक्शन में कपड़े और ज्वेलरी का एक अनुमानित किया था, कहीं मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि जो बिजनेस टोटल 80,000 करोड़ रुपए का बिजनेस होगा उसमें 40 से 45,000 करोड़ रुपया सिर्फ सोने में और ज्वेलरी में जाएगा, और बाकी सब डेस्टिंग, वेडिंग, अपना ज्वेलरी, कपड़े हैं, और जहाँ तक मतलब अलग अलग फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो काफी तेजी रहेगी, और तेजी और मांग भी सोने की इसी तरह रहेगी। खरीदारी यहाँ पर कई जगह तरीके से हो रही है, चाहे वो वेडिंग डिमांड है या एसजीपी का जो नया ट्रांच आया है। क्लियरली सरकार ने भी यहाँ पर एक बहुत ही अपॉर्चुन टाइम पे दोनों ही ट्रांचेस की अनाउंसमेंट भी करी है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं। कुमार जैन जी, सोने की बात तो हमने करी, चांदी का बाइंग किस तरह का है ऑन ग्राउंड बाजार में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्टिलिटी देखने को मिली है, क्या रुझान इन्वेस्टमेंट की तरफ है यहाँ? बिल्कुल, आपको एक बड़ी सरप्राइज बात कर लूं कि जिस तरह सोने के एग्जीबिशन हो रहे थे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग अपना महाराष्ट्र में, साउथ में, वो अब ये के बार उसी कंपेयर में सिल्वर ज्वेलरी के भी एग्जीबिशन शुरू हो गए, और अभी 3-4 एग्जीबिशन चेन्नई में हुआ, एक एग्जीबिशन, एक कलकत्ता में हुआ, एक गुजरात में हुआ, और अब लोग इंस्पायर होकर मुंबई में भी आने वाले जनवरी के महीने में एक सिल्वर ज्वेलरी का एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोने की इतनी मांग बढ़ी है, तो जो ज्वेलरी, जो सिल्वर ज्वेलरी है, लोगों की वो भी लोग चाम से पहनते हैं, उसको स्टडेड करके पहन रहे हैं, किसी तरह से पहन रहे हैं, और लोग अपने फंक्शन को पूरा कर रहे हैं। तो सिल्वर में भी मांग आई है, तो सोने की तरह सिल्वर में भी इसी तरह तेजी आएगी। हो सकता है थोड़ा इन्वेस्टर जो है वो अब सिल्वर से गोल्ड में ज्यादा डाइवर्ट हुए, क्योंकि जो फॉल जो आया, जिस तरह से चांदी में बढ़ के नीचे आया, उस तरह सोने में फॉल नहीं आया। सोने में फॉल जरूर आया, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो लोग जो इन्वेस्टर है वो अब चांदी में घुसेंगे कंपेयर टू गोल्ड। और जहां तक ज्वेलरी का सवाल है, ज्वेलरी की अच्छी मांग आएगी, और अब शादियों की जब बात आती है तो बेटियों को जिस तरह से सोना दिया जाता है उसी तरह से चांदी भी यूटेंसिल दिए जाते हैं शादियों के कस्टम में, तो उसकी भी एक अच्छी मांग रहेगी। तो मैं समझता हूँ जिस तरह सोना बढ़ेगा उस तरह चांदी भी बढ़ेगी, और सोने के साथ साथ चांदी की भी एक अच्छी मांग हम देख रहे हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया जैन साहब आने के लिए, शो में व्यूज देने के लिए अपने। तो यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी है, ना ही सिर्फ सोने की बल्कि सिल्वर की भी इन्वेस्टमेंट डिमांड में तेज़ी से इजाफा होते हुए दिखा है, और डिप्स पे खरीदारी की सलाह हमारे बाकी एक्सपर्ट्स भी आपको दे रहे हैं लॉन्गर टर्म आउटलुक के साथ। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एनर्जी बास्केट पर तो राय लेंगे ही, साथ ही साथ बात करेंगे पल्सेस की। जीएसटी हटाने का जो फैसला हुआ है हर्ष पर, उस पर उसका क्या मायने है, उसको समझेंगे एक ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है, और अब जोड़ेंगे ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल जी को हमारे साथ। सुरेश जी नमस्कार। सारी चर्चाएं जो फिलहाल यहाँ पर हो रही हैं, एक तो भावों की तरफ तो है ही, साल का भी अंत है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डिस्कशन में है वो है बजट एक्सपेक्टेशंस। और दाल मिल एसोसिएशन, दाल स्टेक होल्डर्स भी यहाँ पर एफएम से मिले हैं। जीएसटी को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ आपकी बातचीत है, रिप्रेजेंटेशन है रादर, और फीडबैक क्या है? हेलो जी सुरेश जी। देखिए, दाल के भाव अगर हम देखे जाए तो भारत सरकार लगातार दाल के भाव को कंट्रोल करने का निरंतर प्रयास कर रही है। हर महीने उपभोक्ता मामले इस विषय में मीटिंग कर रहे हैं। हर महीने मेरी भी उनसे ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हो रही है, और सरकार ने भाव को काफी कंट्रोल किया है, और कहीं कीमतें कहीं नहीं बढ़ी है। एक तरह से देखा जाए तो समर्थन मूल्य से नीचे ही कीमत है, और सभी जो समर्थन मूल्य, चाहे चने का हो, तुअर का हो, उड़द का हो, मूंग का हो, सभी वस्तुएं समर्थन मूल्य से नीचे आ रही है। जीएसटी की एक हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको परसों सरकार ने क्लियर करा है। मैं 12 सितंबर 2022 को माननीय निर्मला जी सीतारमण जी से भारत सरकार वित्त मंत्रालय में मिला था। वहां पर मैंने उनको अवगत भी कराया, स्पष्ट किया सब नियम, प्रावधान, और सारे जो समस्या है दूध देने वाले पशु के उपयोग में ये चूरी भूसी आती है। सैटरडे अभी 14 अपने शनिवार को जो मीटिंग हुई उस पर भारत सरकार ने उसको समाप्त कर दिया है, और पुरानी डेट से ही समाप्त किया है, भूत नक्षी प्रभाव से समाप्त किया है। तो जीएसटी समाप्त करने के लिए
चूरी भूसी पर भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को भी और वित्त मंत्री जी, तो उनका काफी शुक्रिया। अब कुछ समस्या अगर आप समझे कि मंडी टैक्स की आ रही है उत्तर प्रदेश और इधर, अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये साल तेजी का नहीं रहा। इस साल कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ, उत्पादन भी ठीक रहा और बाहर से सरकार ने काफी मात्रा में आयात किया। जितनी अपेक्षा थी उससे अधिक मात्रा में सरकार ने माल आयात किया है। हेलो। ओके। तो एक चीज और सुरेश जी, फिर अब आगे के लिए जो सप्लाई रहेगी, जो प्रोडक्शन रहेगी, वो कैसी देख रहे हैं? प्राइसेस इसी रेंज में आप देख रहे हैं या प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, प्राइजेस का ट्रेंड तो अभी हम देखें तो अभी इस साल हिंदुस्तान की सब नई फसल आती है, तुअर की आ रही है, मूंग की आ रही है और उड़द की। तो ये तीनों हमारे देश की साल में एक बड़ी फसल आती है, तीनों अभी आ रही है, तुअर की, उड़द की। और उसके कारण आज हम देखें तो प्राइजेस बहुत नीचे है। आगे चल के कुछ भी प्राइजों में सुधार आना है, इससे नीचे प्राइस जाए ये संभव नहीं, क्योंकि इसी प्राइस में किसान को उसकी मेहनत का, दवाई का खर्च, मजदूरी का खर्च नहीं मिल रहा है। तो सरकार को मैंने अभी 15 तारीख की मीटिंग में निवेदन भी किया है कि कम से कम उड़द और तुअर का समर्थन मूल्य 75 मिलना चाहिए और इसी अनुपात से किसान को मिलना चाहिए, तब जाके किसान देश में दलहन का उत्पादन बोएगा। तो ये सरकार को चिंता करना चाहिए कि भारत में उत्पादन कैसे बढ़े। तो प्राइस अभी कोई नई फसल के कारण हम देखें दिसंबर में और जनवरी में बढ़े ऐसा संभव नहीं, क्योंकि दिसंबर में महाराष्ट्र की तुअर आ रही है, कर्नाटक की तुअर आ रही है और जनवरी में इसका उत्पादन, मंडियों की आवक और अन्य क्षेत्र की तुअर जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश की, वो भी आ जाएंगी। तो कहीं कीमत बढ़ने की संभावना अभी नजर नहीं आती है। ये जरूर है कि 10 से 15% तुअर का उत्पादन देश में कम हुआ है, ये बात सही है, मगर उससे ज्यादा हमारे पास भारत में स्टॉक है। कम से कम 10 लाख मैट्रिक टन तुअर सरकार के पास, दाल मिलर के पास, व्यापारी के पास स्टॉक है, तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हम देखें जनवरी में, फरवरी में चने की फसल आ जाएगी, मार्च में राजस्थान में चने की फसल आ जाएगी। तो अभी कीमतें यानी कि आवक बाजार में आती रहेगी सुरेश जी, और कीमतों में यहाँ पर प्रेशर रहेगा। जैसे हमने कहा भी कि 2022 में दालों में कोई बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली, एक आध जगह कुछ इश्यूज जरूर रहे हैं, और जिस तरह से जो सरकार के साथ आपकी बातचीत है उसका भी फायदा यहाँ पर इंडस्ट्री को हो ही सकता है। ये तो बात हुई दालों की, लेकिन बात यहाँ पर क्रूड की भी करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ सपोर्ट फिर से बनता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं कुणाल, $80 का लेवल यहाँ पर होल्ड होता हुआ? मेरी राय में सस्टेन होना डिफिकल्ट है। जो डेवलपमेंट है, ये मेन जो हमने स्पाइक देखी है, दैट इज बिकॉज ऑफ चाइना रीओपनिंग। चाइना में सब जगह पे रीओपनिंग ट्रेड स्टार्ट हो गया है और इसके चलते हुए हमने ऑयल में एक अपसाइड देखी है। मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहा है ये। मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइस की रणनीति अपनानी चाहिए। 60-30, 60-40 के बीच में मैं ऑयल में सेलिंग करना प्रेफर करूंगा। और मुझे लग रहा है ये ऑन द डाउन साइड फिर से 6100, 6090 के लेवल दिखा देगा। सो ओवरऑल मेरा ध्यान तेजी का नहीं है ऑयल में, और मुझे लग रहा है कि फिर से एक सेलिंग प्रेशर इमर्ज होगा। ओके, तो जो रिकवरी दिखी है वो टिकाऊ नहीं है, उछाल पर बेचने की सलाह है कच्चे तेल में कुणाल की ओर से। फिलहाल 6189 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। नेचुरल गैस में भी 6-6.5% गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार होते हुए दिखाई देगा। लेकिन चलिए, शुक्रिया सुरेश जी, कुणाल और जतीन, आप तीनों का ही आने के लिए शो में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। इसी के साथ रुकने एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।